हेलो गाइस, मैं हूं क्रिस्टीना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूं जो कि होने वाला है नॉर्थ सेट के बारे में। अगर आप नर्सिंग कर रहे हो या कर चुके हो और आपका ड्रीम है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर आपको एम्स में काम करना है, तो ये एग्जाम क्लियर करना आपके ड्रीम को पूरा कर सकता है। और अगर आप अभी जस्ट नर्सिंग अपनी कर ही रहे हो या फिर आप फ्रेशर हो और आपको कुछ पता नहीं है कि कैसे आपको एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए पूरा, तो इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कैसे एग्जाम का पैटर्न होता है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। या फिर ऑलरेडी आप अटेम्प्ट कर चुके हो अपना नॉर्थ सेट, आपने अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन की लेकिन फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाए हो किसी भी रीजन से, तो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि आपको स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए या फिर कहाँ पे आपकी फॉल्ट हो सकती है जिस वजह से आप नहीं क्लियर कर पाए हो अपना। ऑलरेडी अगर आप काम कर रहे हो कहीं किसी और एम्स में काम कर रहे हो या फिर और आपको अपना एम्स स्विच करना है, आपने एग्जाम दिया, आपको बहुत टाइम हो गया है, अभी आपको कैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, तो उस बारे में भी हम बात करते हैं कि ओवरऑल आपको नॉर्थ सेट के लिए प्रिपेयर करना कैसे है कि नेक्स्ट जो आपका नॉर्थ सेट अभी आ रहा है उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको और आप एग्जाम को क्रैक कर सको। क्या उसके लिए स्ट्रैटेजी रहने वाली है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न कैसा आता है, कैसे आपको एग्जाम प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रैटेजी रखनी है और कैसे आपको एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, वो सब चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको कोई भी एग्जाम को क्रैक करना है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, स्पेसिफिकली नॉर्थ सेट नहीं, तो आपको बेसिकली प्लानिंग दो चीज़ों के लिए करनी पड़ती है। आपको स्ट्रैटेजी अपनी दो अलग अलग दो चीज़ों के लिए रखनी पड़ती है। सबसे पहले तो होता है कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कैसे आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सेकंड होती है हमारी एग्जाम अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी, क्योंकि उस पर कई बार ध्यान देना ही भूल जाते हैं। एग्जाम प्रिपेयर करने में इतना हो जाते हैं और इतना नर्वस होते हैं और सब चीज़ें होती हैं कि एग्जाम कैसे हमें अटेम्प्ट करना है वो चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए कई बार कई लोगों के साथ होता है कि हम इतने अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और सब कुछ करते हैं लेकिन हमारा एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट पे कि कैसे हमें प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पैटर्न आता है एग्जाम का, किस पैटर्न से नॉर्थ सेट होता है। नॉर्थ सेट का जो पैटर्न है उसमें दो स्टेजेस अभी होती हैं। फर्स्ट स्टेज है प्रीलिमिनरी स्टेज जो कि है क्वालिफाइंग एग्जाम। सेकेंड स्टेज है मेंस जो कि है रैंकिंग या फिर मेरिट बेस्ड। ओके, तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम प्रीलिम्स की जो कि क्वालिफाइंग है। तो प्रीलिम्स हमें बेसिकली क्यों देना है, जिससे कि हम उसको क्लियर करके मेंस के लिए एलिजिबल हो पाए। क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है प्रीलिम्स, उसका मतलब ये है कि अगर आप उसको क्वालिफाई कर पाओगे तो आप जो सेकेंड पार्ट है मेंस जो कि रैंकिंग और मेरिट बेस्ड है उसमें आप बैठ पाओगे। तो प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें आपको जो एक सेट पासिंग मार्क्स हैं उतना आपको लाना है। अगर आप उतने मार्क्स ले आए तो आप जो मेंस एग्जाम है उसमें बैठने के लिए एलिजिबल हो गए। तो उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसलिए उसको क्वालिफाइंग बोला जाता है। क्वालिफाइंग के लिए क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको भी बताती हूँ, ठीक है। तो अगर और मेंस का क्या है, मेंस में आपको आपने क्वालिफाई भी कर लिया है एग्जाम लेकिन तभी भी आपको कौन सा एम्स मिलेगा या फिर मिलेगा, कैसा रहने वाला है, कैसा रहेगा, वो आपका डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या बन रही है, आपके जो मार्क्स आए आपने जो क्वालिफाई किया उसके बेसिस पे, ठीक है। इसलिए वो रैंकिंग या मेरिट बेस्ड होता है। और दोनों ही एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, जो कि 0.33 मार्क्स एक गलत क्वेश्चन के लिए डिडक्ट हो जाता है, ठीक है। ये चीज दोनों में कॉमन है और दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, मतलब कि सीबीटी पैटर्न में दोनों होने वाले हैं, प्रीलिम्स और मेंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स जो हमारा एग्जाम है वो हमारा होता है 100 क्वेश्चंस का एग्जाम और साथ में 100 मार्क्स का, यानी कि एक करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क ईच क्वेश्चन। और साथ में अभी इसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, तो ये है दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं क्वेश्चंस। दो कैटेगरीज में जो 80 मार्क्स होते हैं वो सोनली हमारा नर्सिंग के जो कोर्स है नर्सिंग सिलेबस पे आते हैं। जो रिमेनिंग 20 मार्क्स हैं वो आता है हमारा जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, जिसमें कि आपका जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये सब कुछ आता है 20 मार्क्स का, लेकिन 80% आपका नर्सिंग से रिलेटेड आता है। तो ये हो गई दो कैटेगरीज, लेकिन इसमें भी 5 सेक्शंस में आएगा ये एग्जाम।
ठीक है, जिसमें 20-20 मार्क्स का ईच सेक्शन होगा। और जैसे कि मैंने बताया 100 मार्क्स का है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन है उसका 90 मिनट्स, यानी कि जो आपके 5 सेक्शन हो गए 20-20 क्वेश्चन के। तो हर एक 20 क्वेश्चन के सेक्शन के लिए करने के लिए आपको अप्रॉक्सिमेटली 18 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने आंसर्स अटेम्प्ट करने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ये क्राइटेरिया दोनों एग्जाम्स में सेम रहने वाला है नेगेटिव मार्किंग का। तो ये था हमारा प्रीलिम्स का। और प्रीलिम्स के बाद हमारा जो मेंस एग्जाम है। अभी मेंस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं और उसमें क्या पैटर्न है। तो जो हमारा मेंस एग्जाम है उसमें आते हैं हमारे 160 क्वेश्चंस। और वो 160 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मिलते हैं 180 मिनट्स, यानी कि 3 आवर्स का आपका वो एग्जाम होता है। और उसमें जो आपके 160 क्वेश्चंस होते हैं वो सोलली होते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट्स के। उसमें आपको जीके और ये वाला जो पार्ट है जनरल एप्टीट्यूड का, वो वाला पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे। और टाइम मिल रहा है आपको 3 आवर्स का, यानी 160 क्वेश्चंस के लिए 180 मिनट्स। अभी आप सोच रहे होगे कि प्रीलिम्स में कम टाइम मिल रहा था, मेंस एग्जाम में हमारे पास ज़्यादा टाइम है तो हम आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स में भी हमारा सिलेबस तो सेम रहने वाला है, लेकिन जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, लाइक फैक्ट पे बेस्ड आएंगे। सपोज नॉर्मल, एक एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पे आएंगे। नॉर्मल वैल्यूज पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, कुछ रेंज पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए आपको, ठीक है। तो थोड़े स्ट्रेट होने वाले हैं। लेकिन मेन एग्जाम में जो आएगा आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, कि आपने जो पढ़ा है वो चीज़ को आप अप्लाई कर पाओ और उस अपनी नॉलेज को यूज़ करके, क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करके और एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जो कि मैं आपको बताने वाली, उसको यूज़ करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। तो बेसिकली वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उसी हिसाब से हमें अपना टाइम मैनेज करके चलना होता है वो एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये है प्रीलिम्स का। तो अभी मैंने बताया कि 160 क्वेश्चन है, 3 आवर्स का टाइम है और सिर्फ नर्सिंग सिलेबस के होने वाले हैं। तो उस समय भी क्या होता है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पार्ट ए बी सी डी, जिसमें हर पार्ट में 40 क्वेश्चंस होते हैं। और उसको करने के लिए आपको एक 40 क्वेश्चंस के पार्ट को करने के लिए आपको दिए जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेम है, ईच करेक्ट क्वेश्चन 1 मार्क, ईच रॉन्ग आंसर 0.33 मार्क्स डिडक्टेड, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये है सिंपल सा हमारा क्राइटेरिया पैटर्न एग्जाम का। अभी क्वालिफाइंग क्या रहने वाला है दोनों का, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। तो क्वालिफाइंग तो दोनों का सेम है। क्वालिफाइंग के लिए आपको चाहिए, अगर आप यूआर हो या ईडब्ल्यूएस हो, जनरल कैटेगरी में हो मतलब, अगर तो आपको चाहिए 50% मार्क्स क्वालिफाइंग। और अगर आप ओबीसी हो 45% है। SC ST को थोड़ा ज़्यादा रिलैक्सेशन है, 40% मार्क्स चाहिए। और अगर PWBD है, कोई बेंच मार्क डिसेबिलिटी का पर्सन है, तो उसको और ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा पैटर्न और ये हमारा क्या क्वालिफाइंग रहने वाला है। अभी है कि हमें ये जो है अभी सारा नर्सिंग का सिलेबस आने वाला है सब, तो हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे स्टार्ट करें, कौन सी बुक्स उठाएं। हम अपनी नर्सिंग में हमने जो कॉलेज में बुक्स पढ़ी हैं, क्या हम वो बुक्स को पढ़े, उनको बहुत डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या, उसमें से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन आते हैं क्या, तो उनको पढ़ेंगे हम, तो कैसे हमारा सिलेबस इतना टाइम में कंप्लीट होने वाला है। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो वो सोचते हैं कि अरे हमें पूरी बुक थॉरली पढ़नी पड़ जाएगी, पूरा याद करना पड़ेगा, वरना हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर करेंगे। सो दोस्तों क्या होता है ना कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना एक अलग टेक्निक से पढ़ाई करनी पड़ती है, एक अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सारी किताबों को पूरा घोल के पी जाओगे तो ही आप एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको लिमिटेड टाइम में आप एक, और देखो सबके लिए ना अलग रहता है टाइम का। अगर किसी को एक टास्क दिया जाए, इसको इतना पढ़ना है, तो कोई 10 मिनट में पढ़ सकता है, कोई आधे घंटे में पढ़ सकता है। पर मैं एक स्टैंडर्ड आपको प्लान बताऊंगी जो हर कोई इंसान फॉलो कर सकता है, और आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग और कैसे आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एक स्टैंडर्ड आपको प्लान बताती हूँ। तो सबसे पहले तो जो प्लान है हमारा प्रिपेयर करने का एग्जाम को, उसमें आपको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है वो है हमारे लर्निंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में हमारा क्या आता है कि आप कहाँ से अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हो, कौन से आप गाइड्स या फिर मॉडल्स को रेफर करना चाहते हो अपने लिए। और मैं कहूँगी कि जो भी आप मॉडल्स और गाइड्स रख रहे हो वो पहले आप रिसर्च कर लो और चूज़ कर लो। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कौन से लिए थे और मेरे को कितना क्या यूज़फुल रहा। ठीक है, कौन से आपको गाइड्स और मॉडल्स रेफर करने हैं वो। और थर्ड जो चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना,
क्योंकि वही चीज़ है जो आपको एग्जाम के लिए मेंटली प्रिपेयर करेगा, आपको बताएगा कहाँ-कहाँ पे आपके लैकिंग पॉइंट्स हैं, ठीक है? तो ये 3 चीज़ अगर आप अच्छे से प्लान करके चलते हो ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप गारंटीड अपने को अच्छा बहुत प्रिपेयर कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? सो सबसे पहले है लर्निंग रिसोर्सेज़ पे हम आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, ऑफलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं बहुत जगह पे। तो भई मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ज़रूरी है कि आप कहीं पे जाके कोचिंग लो, लेकिन आपके पास ऐसी रिसोर्स होनी चाहिए कि अगर आप कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसकी सारी जगह से, क्योंकि एक सब्जेक्ट के जो नोट्स हमें चाहिए कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, तो उसके लिए आपको 4, 5, 6 किताबें रेफर करके और उनका सब कुछ आपको एक उसको समराइज़ करके एक उसमें नोट्स बनाने पड़ेंगे कि वो चीज़ आप यूज़ कर सको। तो बेसिकली अभी बहुत सारी क्लासेस और कोचिंग्स अवेलेबल है, तो वो लोग बहुत सालों का रिसर्च करके और बहुत पढ़ाई करके एक जगह पे वो नोट्स बनाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप भई कोई कोचिंग ही लो, और मैं कोई कोचिंग का नाम भी नहीं लूँगी कि ये बेस्ट है या कुछ है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आपको कैसे रिसोर्सेज़ आपके पास हैं, कैसे टाइम आपके पास है, आपके पास कितना आप उस पे स्पेंड कर सकते हो। वो चीज़ देख के आप अपने लिए देख सकते हो कि आप कोई भी क्लासेस कहीं से भी लो, या फिर आप कोई भी नोट्स बाय कर लो अगर कहीं से नोट्स मिल रहे हैं कि जो एक जगह पे नोट्स हैं। अभी आप कहोगे कि जो हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं उसमें भी तो नोट्स हैं, वो हैं, लेकिन हर किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, तो बेसिकली एक जगह पे आपके पास एक नोट्स होने चाहिए, ठीक है? आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो या कुछ भी, ठीक है? अभी आप कहोगे हम ऑफलाइन क्लासेस पढ़ने जाएँगे, वो अच्छा होगा, ऑनलाइन कोर्सेज़ अवेलेबल है, उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो कोई डिफरेंस नहीं है। जो बंदा ऑफलाइन क्लास में बैठ के पढ़ रहा है, वो भी क्वालीफाई कर रहा है, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो भी क्वालीफाई कर रहे हैं, जो अपने घर में बैठ के कहीं से भी नोट्स लेके या फिर कुछ भी नोट्स बाय करके जो कर रहे हैं ना, वो लोग भी क्वालीफाई कर रहे हैं। पर बेसिक है कि एक चीज़ रिसर्च करके लो और उस पे स्टिक करो, ठीक है? सपोज़ करो कि आपने आप और मैं कहूँगी अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और आप सोच रहे हो अरे हम तो कहीं पे ऑफलाइन क्लास के लिए जा नहीं पाएँगे, तो वो लोग ज़्यादा अच्छी क्वालिटी पढ़ लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? अगर आप कहीं पे, तो मैं वही चीज़ बोल रही हूँ कि ये ऑफलाइन कोर्स लेना है या फिर कौन-सा कोर्स लेना है, ऑनलाइन क्लास लेनी है, टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे, आपकी कन्वीनियंस पे, ठीक है? अगर आप जॉब कर रहे हो, आपके पास उतना टाइम नहीं है, या फिर आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हो कि आप वहाँ से जा नहीं सकते हो किसी सिटी में कोचिंग के लिए, तो कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ऑनलाइन भी कोर्स आपको कहीं से करना है तो आप कर लो, ठीक है? और बेसिकली जहाँ से भी आप क्लासेस ले रहे हो, नोट्स बनाओ, ठीक है? अगर नोट्स अवेलेबल नहीं है, जो भी आप पढ़ रहे हो, आपने वो क्लास उस टाइम पे पढ़ी, आप बहुत फोकस से पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो हमें सब याद हो गया, नहीं, सब नोट्स बनाओ, सिस्टमैटिक नोट्स बनाओ, ठीक है? तभी आपको याद रह पाएगा। तो ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हो, ऑनलाइन भी, आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ उसमें सिमिलर रहता है, बट ये है कि अपने कंसेप्ट्स क्लियर करो और नोट्स बनाओ। ठीक है, नोट्स आपने वो बना लिए, वो आपके लिए नोट्स हो गए, हर सब्जेक्ट के अलग-अलग अच्छे से। सेकंड चीज़ है रिसोर्स, अब अपने मॉडल्स के लिए गाइड्स, कोई भी 2-3 गाइड्स लो, सिर्फ एक गाइड पे नहीं रहना कि यहाँ से तो मैंने सारे नोट्स ले लिए, अब बस मैं एक गाइड को रेफर कर लूँ। मैंने गाइस 3 अपनी गाइड्स थी जो मैंने पढ़ाई की थी, और उनको मैंने थॉरली पूरा थॉरली मैं कहूँगी पढ़ा था, कुछ भी मत छोड़ना। कभी-कभी गाइड्स इतनी हेल्पफुल होती है ना, आपको गाइड्स में से स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएँगे। स्ट्रेट, मैंने कई सारे क्वेश्चंस थे जो गाइड्स में से स्ट्रेट आए हुए थे एग्जाम में, ठीक है? मैं आपको नाम बता देती हूँ, मैंने क्या पढ़ा था, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपके लिए क्या है। मैंने पढ़ी थी एक तो टारगेट है, और टारगेट हाई के साथ मैंने पढ़ी थी पीआर यादव। एक मैंने पढ़ी थी एनक्लेक्स, और एनक्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी आपको, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और कैसे आपको एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो आपको एनक्लेक्स से बहुत हेल्पफुल होगा। टारगेट हाई तो गाइज़ मैं कहूँगी एक ब्लेसिंग है, ठीक है? उसमें आपके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे, आपको फैक्ट्स भी उसमें सारे मिल जाएँगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी उसमें आ जाएगा। पीआर यादव भी बहुत अच्छी है, और उसका अपना एक वो है, उसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मिलता है क्वेश्चंस का, उससे भी आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं मैं कहूँगी, ठीक है? तो ये 3 गाइड्स मैंने रेफ़र की थी, और मैंने साथ में, मैं कोई कोचिंग नहीं करी थी मैंने, क्योंकि मैंने पहले मैंने सुनने सोचा था कि मैं जाती हूँ कोचिंग करने के लिए, फिर मैंने मेरी सिटी में कोई कोचिंग थी नहीं, ठीक है? तो मेरे को दूसरी सिटी में जाना था, मैंने पीजी-वीजी भी देखे, फिर मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं जाऊँगी, वहाँ पे खाने की प्रॉब्लम होगी, और फिर वहाँ पे पता नहीं मेरे को कैसा लगेगा, क्या होगा? तो मैंने सोचा भई मैं अपने घर पे रहूँगी आराम से, घर पे इतना कुछ टेंशन नहीं है, आराम से घर पे खाना खाना, अपने घर के एनवायरनमेंट में अपने टाइम से मैं पढ़ाई करूँगी। इसलिए मैंने एक ऑफ़लाइन जो है वो कोर्स बाय कर लिया था, और वो मेरा 1 साल के लिए वैलिड था। उसकी एक अच्छी बात थी। तो मैंने उस एग्ज़ाम, मैंने बेसिकली 2 ही महीने प्रिपेयर किया है, ठीक है? मैंने 2 महीने में ही अपना कोर्स पूरा करके और अपनी गाइड्स वाइड्स पढ़ के सब कर लिया था। ठीक है? तो इसलिए आप भी जो है सारी गाइड्स को रेफ़र करो, और ये नहीं है कि आप यही 3 गाइड्स पे स्टिक करो। आपको जो लग रही है आप कंपेयर करो देख के, और आप अपना वो कर सकते हो। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि अगर मैंने 2 महीने पढ़ाई करी थी तो आप भी 2 ही महीने पढ़ाई करो। मैंने दिया था नॉर्सेट 2, जो कि 2021 की बात है। अभी 2025 आते-आते बहुत सारा पैटर्न भी चेंज हो गया है, प्रीलिम्स एग्ज़ाम नहीं था मेरे टाइम पे, अभी प्रीलिम्स आ गया है, अभी और भी सब चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आप अपने लिए मैंने बोला कि उसको आप मॉडिफ़ाई कर सकते हो, ठीक है? जो भी प्लान है उसको। तो आप अपने अकॉर्डिंग, कैसा आपका है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको मॉडिफ़ाई करो, और आप अपना टाइम लेके, और अगर आपके पास टाइम है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से टाइम देके स्टार्ट करो। अभी से आप स्टार्ट करोगे, मैं कहती हूँ कि नेक्स्ट नॉर्थ सेट तक के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे उसको क्लियर करने के लिए। तो वो सबका अपना अलग-अलग रहता है। तो ये हो गई हमारी क्या-क्या रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है? अब टाइम कितना देना है?
हर सब्जेक्ट को। तो जो मैं कहूँगी हमारे मेन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स हैं। और पहली बात तो ये है कि सब कुछ मेन है एग्ज़ाम में। आप ऐसे सोच रहे हो ना कि न्यूट्रिशन मेन नहीं है या माइक्रोबायोलॉजी मेन नहीं है, तो वो भी मेन है। अगर आप उसका क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे एग्जाम में प्रिपेयर ना करने की वजह से, तो भी आप किसी ना किसी से बहुत पीछे रह जाओगे। तो हर चीज़ में अपने आप को बिल्कुल 100% प्रिपेयर्ड लेके चलो, ठीक है? एग्जाम में हमने क्या पढ़ा है और हमें आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है एग्जाम में, वो अलग बात है। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर करके चलो 100% हर सब्जेक्ट को लेके, ठीक है? अब जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट क्या हो गए? जैसे कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेन का मतलब है जो वेटेज ज़्यादा रखते हैं। अब मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट तो हर चीज़ है, छोड़ना किसी भी चीज़ को नहीं है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा वेटेज रख रही है, ठीक है? वो क्या-क्या है? हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, फंडामेंटल नर्सिंग हो गया हमारा, चाइल्ड हेल्थ, ऑब्स एंड गायनी, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी नर्सिंग एज़ वेल, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो उठा के दे देंगे एग्ज़ाम में, और ऐसा होता है। नॉट सेट 1 जो था, जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी, मेंटल हेल्थ में से इतने ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे थे, भई अब कोई तो पूरा मेडिकल सर्जिकल ही पढ़ के आ गया सोच के कि इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ हर चीज़ इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रख रहे हैं, उसको आप एटलीस्ट, मैं कहूँगी एटलीस्ट 5 दिन दो, ठीक है? नोट्स वोट्स बनाना है वो आपका अलग है कि मतलब आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो और उसके आपने नोट्स बनाए हैं वो अलग है, ठीक है? उसके अलावा जब आप प्रिपेयर करने बैठ गए कि आपके पास नोट्स रेडी हैं, आपके पास गाइड्स रेडी हैं, ठीक है? हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट, जो ये ज़्यादा वेटेज वाले हैं, एटलीस्ट 5 दिन दो, ठीक है? उसमें क्वेश्चन सॉल्व करो, फैक्ट पढ़ो, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ो, ठीक है? अपनी सब चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखो, रेंजेस सब याद करके रखो, नॉर्मल वैल्यू सब चीज़ें याद रख के रखो, नॉर्मल एबनॉर्मल पैटर्न सब चीज़ें याद करके रखो, ये बहुत आपको काम आने वाला है, लाइफ टाइम आपको काम आने वाला है, ठीक है? तो जब आपने 5-5 दिन मेन सब्जेक्ट्स को दे दिया, अभी छोटे जो वाले सब्जेक्ट्स हैं, जो कम वेटेज वाले हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री हो गया, रिसर्च, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, मैनेजमेंट, सब में से क्वेश्चंस आएँगे, तो उन सबको आप एटलीस्ट 2-2 दिन या फिर 1-1 दिन अपने उसके अकॉर्डिंग दो कि आप कितने में सब कुछ कवर कर पा रहे हो। और उसमें भी ऐसा नहीं है कि अगर ये खाली ये रिसर्च है, तो इसमें से मैं खाली ये नोट्स पढ़ लेता हूँ, इतना मेरे लिए बहुत हो जाएगा। ऐसा मत करना। अगर रिसर्च भी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए भी नोट्स पढ़ो अपने जो बनाए हैं, जो भी आपने रिसोर्स रेफर किए हैं, तीनों अपनी, मतलब जितनी भी आप गाइड्स रेफर कर रहे हो, उतनी गाइड्स में जाओ, उनके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो कि आप 100% प्रिपेयर हो जाओ। ठीक है? तो इससे आप सारे अपने सब्जेक्ट्स क्लियर कर लोगे। अभी है आपका जो जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं, वो मैं कहूँगी कि हर दिन में थोड़ा-सा अपने लिए टाइम रखो, ठीक है? और वो आपको प्रीलिम्स तक ही अपना करना है, तो हर दिन में आप 20 मिनट भी अगर दे दोगे ना, 20 मिनट, आधा घंटा जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि आपने वो एक बार कर दिए और फिर आप सोचो कि हम एग्जाम दिन पे रिवाइज करेंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि वो थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। और उसके लिए मैं कहूँगी आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो। तो डेली उसको 20-30 मिनट दो ना, तो आपके जो फैक्ट्स हैं वो भी सब क्लियर होते रहेंगे, आप उससे प्रैक्टिस में भी रहोगे, आपको बहुत सारे उसके ट्रिक्स आ भी जाएंगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो उसके साथ थोड़ा सा टच में रहो डेली। और जब आपने अपने सब्जेक्ट्स प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो उसके बाद उसे थोड़ा सा टाइम दे दो, ठीक है? तो इससे आपका सारा जो है सिलेबस कवर हो रहा है। तो ये हो गई हमारी दोनों चीज़ें कवर। इसमें क्या क्या लर्निंग रिसोर्सेज और कैसे हमें टाइम मैनेज करना है अपना स्टडी करने के लिए। अभी थर्ड चीज़ है मॉक टेस्ट। जब आपको लगता है कि आपका 80% तक सिलेबस कवर हो गया है या फिर आपका 100% हो गया, अब आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो। और मैं कहूँगी कि एग्जाम से 10 दिन पहले तो कम से कम आप कितने जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने मॉक टेस्ट दो। और मॉक टेस्ट ऐसे सोच के मत दो कि अरे जितने आएंगे उतने कर लेंगे, ये सोच के दो कि हम एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, कैसे आप एग्जाम में कितना टाइम दोगे किस क्वेश्चन को, कितना आप कैसे सॉल्व करोगे, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे नहीं करोगे नेगेटिव मार्किंग के अकॉर्डिंग। मॉक टेस्ट से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, करोगे बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है? बहुत हेल्पफुल मॉक टेस्ट। तो उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि अरे बस मैं एग्जाम प्रिपेयर कर लिया, मॉक टेस्ट क्लास में देखेंगे, टाइम मिला तो कर दिया, नहीं मिला तो नहीं किया, ऐसा मत करना, ठीक है? तो ये था हमारा प्रिपेयर करने की, कि हमें एग्जाम कैसे प्रिपेयर करना है, उसकी हमारी स्ट्रैटेजी। और मैं तो ये कहूँगी कि प्रीलिम्स जब आप देने जा रहे हो अपना, तो बेसिकली ऐसा मत सोचो कि प्रीलिम्स में ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कम पढ़ लो। नहीं, जब प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो ना, तो उसके अकॉर्डिंग जाओ कि भाई आपका, जैसे आप मेंस देने जा रहे हो, कि आप उसके लिए मेंस भी क्वालिफाई कर पाओगे। अगर आप ऐसे सोच के जाओगे तो आप प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर पाओगे और आप मेंस के लिए भी रेडी होगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम डिफरेंस है ही नहीं दोनों में। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन मिल जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन का डिफरेंस होगा, ठीक है? तो इसलिए आप जब प्रीलिम्स के लिए जा रहे हो तो उस हिसाब से प्रिपेयर होके जाओ कि आप मेंस के लिए जा रहे हो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? अभी तो ये हो गया कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, ये प्रिपरेशन हमारी स्ट्रैटेजी हो गई, मैंने ये यूज़ की थी। अभी मैंने जैसे बताया कि अभी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई कर लो, कितना ज़्यादा आपको टाइम लेना है, पहले से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और आपको रिसोर्सेज रेफर करनी है, ठीक है? और आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपको क्लिनिकल प्रोसीजर्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप वीडियोज़ देखो, प्रैक्टिस करो। और सबसे ज़्यादा, और इमेज बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ऐसे नहीं सोचो कि खाली फैक्ट्स और सब चीज़ों पे ध्यान देने लग जाओ। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान रखो, मेरे टाइम पे भी बहुत सारे आए थे, जितने इमेजेस दिख रहे हैं सबको ग्रैब करते रहो, सब चीज़ों को नोट्स करते रहो, बहुत इंपॉर्टेंट वो होने वाला है, ठीक है? अब भी बात करते हैं एग्जाम डे के बारे में।
जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने जो प्रिपरेशन किया है, अगर आपने कितना भी मन लगा के प्रिपरेशन किया, कितना भी आपने हार्ड वर्क किया है, एग्ज़ाम डे पे अगर आप गड़बड़ कर रहे हो, तो सब आपकी मेहनत पानी में जा सकती है, मैं आपको बता रही हूँ, सारी की सारी। तो एग्ज़ाम डे, जितना आपका प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है ना, उतनी आपकी एग्ज़ाम डे के लिए प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट है। मैं तो बल्कि ये कहूँगी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, कि 40% वेटेज रखता है जो हम प्रिपेयर करते हैं, और 60% वेटेज रखता है जो हम एग्ज़ाम डे पे करके आते हैं। क्योंकि आप में से बहुत सारे होंगे भी ऐसे कि जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है लेकिन नहीं क्रैक हो पाया। क्यों? क्योंकि हमारे एग्ज़ाम डे की स्ट्रैटेजी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं मुझसे ज़्यादा जो पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, और मुझसे पहले से पढ़ाई कर रहे हैं, और जब मैं उनके साथ बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ उनके भी सारे फैक्ट्स क्लियर है। पर क्या किया? एग्ज़ाम डे पे गड़बड़ करके आ गए। सिंपल सी चीज़ है, बस एक प्लान करनी होती है चीज़ें। सिंपल सी चीज़ होती है कि आपको बस एक करेक्ट टेक्नीक चाहिए होती है, करेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, अच्छी प्लानिंग चाहिए होती है एग्ज़ाम डे पे अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है? वो पहले से प्लान करके चलो। तो कैसे करोगे? सबसे पहले प्लानिंग, हमें क्या करना है, पहले ही आप देख लो कितने आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब कहोगे पहले से कैसे बता सकते हैं, हम तो क्वेश्चन पेपर देख के बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन पेपर देख के ही आप बताओगे, लेकिन अपने दिमाग में कभी भी ये लेके मत चलना एग्जाम देने के टाइम पे कि हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उतने ज़्यादा कर सके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और मैं आपको बताऊँ, अगर आप एक क्वेश्चन भी ऐसे ही सोच के कर रहे हो ना कि कर दिया ठीक है, तो वो चीज़ आपको नेगेटिवली बहुत इम्पैक्ट करेगी, आपके रिजल्ट को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी। तो ये सोच के चलो मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस हम सही कर सकते हैं वो हम अटेम्प्ट करें। और 100% क्वेश्चंस करना कभी भी वर्क नहीं कर पाता है, और वो आप कर भी नहीं पाते हो चाहे आप कितने भी अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, ठीक है? तो एग्जाम में ये सोच के वरी मत हो कि मेरा ये इतना रह गया, ठीक है? जितने मतलब एक परसेंटेज आपने किए हैं अच्छे से किए हैं, 80% भी आपने अच्छे से किए हैं मैं बोलती हूँ, तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाता है। सिर्फ ये सोच के ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो कि अरे यार मैंने तो सिर्फ इतने ही करे हैं, तो इतने में मेरा कैसा होगा। इतने किए हैं, सही किए हैं, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कितने ज़्यादा है नंबर अटेम्प्ट करने के, वो बढ़ाने की कोशिश मत करना। ये गलती बहुत लोग कर देते हैं सोच के कि अरे ठीक है, क्या पता एक सही हो जाए मेरा, उसमें नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर कोई गलत भी हो गया तो। ऐसा नहीं, जो आता है वही अच्छे से करो, ठीक है? और अपनी एग्जाम डे की, जिस दिन आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, अपना रिलैक्स रहो। एग्जाम से जितनी भी आपको पढ़ाई करनी है एक दिन पहले कर लो। एग्जाम से के दिन, जिस दिन आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे, रात को अच्छे से सो, रेस्ट अपना प्रॉपर लो, और अपने दिमाग को जो है वो काम डाउन करके रखो। स्ट्रेस ऑब्वियसली आपको होगी, इंपॉर्टेंट एग्जाम है, मुझे पता है, बहुत हमारी मेहनत होती है उसमें, हमारा बहुत सारा हमने टाइम दिया होता है, तो हमारे को ऐसा लगता है अभी नहीं हुआ तो चला जाएगा, तो वही जो स्ट्रेस होती है ना वही सब खराब कर देती है। वो स्ट्रेस मत रखो। आपको जो सोचना है वो ये है कि हमने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है, और हमें वो अपनी नॉलेज जो अपना हमने जो भी पढ़ा है वो हमें कैसे यूज़ करना है एग्जाम में, करेक्ट प्लानिंग के साथ और करेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है? तो उसके बाद में आपने अच्छे से सो के उठो। एग्जाम वाले दिन जाओगे, भूख प्यास लगती नहीं है, किसी को भी नहीं लगती है, लेकिन खाओ, खा के जाओ, हाइड्रेटेड रहो एग्जाम वाले दिन पे, ठीक है? और क्योंकि एग्जाम होगा, पूरे 3-4 घंटे आपको कंप्यूटर के सामने बैठना है, एक हॉल में बहुत सारे लोग होंगे, वेंटिलेशन कैसा है कैसा नहीं है हमें पता नहीं है, तो अच्छे से खाना खा के जाओ, अच्छे से पानी पी के जाओ। एग्जाम से पहले जो टाइम मिल रहा है वॉशरूम चले जाओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम में क्योंकि इतना नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, अगर आप जाओगे बीच से तो आपका टाइम जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले अपना प्लान करके उसमें बैठो, ठीक है? और सेंटर अगर आपको जो भी मिला है, तो अगर आपके लिए पॉसिबल है, एक दिन पहले अपना सेंटर देख के आ जाओ कि कहाँ पे आपको सेंटर में जाना है। वो एग्जाम वाले दिन जितना हौच पौच और सब होता है उससे आप बच जाओगे। और कोशिश करो कि सेंटर पे आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुँच पाओ। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा पास वाली सिटी में एक एग्ज़ाम था मेरा, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँगी। मैं जब गई, तो मैं कन्फ्यूज़ इतना हो गई, क्योंकि जो कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम था, उसी नाम के 3-4 कॉलेजेस थे उस सिटी में। और मैं इतना कन्फ्यूज़ हो गई, मुझे लगा कि मैं तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पाऊँगी। तो वो एक अलग स्ट्रेस हो जाती है, और एग्ज़ाम के दिन पे ये जब स्ट्रेस होती है ना आपको, वो एक नेगेटिव एनर्जी दे देती है, आप नेगेटिविटी के साथ अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो, तो सब चीज़ें ख़राब होती हैं। तो होपफुली मैं, क्योंकि मैं पहले निकली थी, वो चीज़ मैंने अच्छी करी थी, तो मैं टाइम से पहुँच गई थी। पर आपके लिए इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सब चीज़ों से बचने के लिए, एग्ज़ाम पे पॉज़िटिव रहने के लिए अपना सेंटर पहले देख के आ जाओ, ठीक है? टाइम से पहले निकल जाओ एग्ज़ाम के लिए। और डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ये सोचिए कि अरे हमने पहले दिया था, ऐसा हो गया था, नहीं। पहले अगर आपने दिया था और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया था, तो हो सकता है ऐसे नहीं कह रहे यार मेरी लक खराब थी, हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन में कुछ कमी थी, या तो आपने जो स्ट्रैटेजी यूज़ करी है उसमें कुछ कमी थी। तो दोनों में से कुछ ना कुछ तो चेंज करना है, और रिफ्लेक्ट करो कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, क्योंकि जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं ना, तो समझ में हमें आ जाता है। कई लोग बोलते हैं अरे यार हर बार हम इतने से रह जाते हैं, सिर्फ इतने से हमारी किस्मत खराब है। किस्मत खराब नहीं होती, कहीं ना कहीं कमी होती है हमारी प्लानिंग में, हमारी प्रिपरेशन में, तो वो हमें रिफ्लेक्ट करना है कि कहाँ पे हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि मॉक टेस्ट प्रिपेयर करते रहो सब चीज़ें, ठीक है?
तो ये है हमारी एग्ज़ाम डे की प्लानिंग कि सबसे पहले कितने क्वेश्चन्स हम अटेम्प्ट करेंगे वो, अपने दिमाग को रिलैक्स रखो, अपने आप को इतना स्ट्रेस मत दो कि कैसे होगा, क्या करना है, बस अपना नॉलेज को यूज़ करो, अपने पे ट्रस्ट करो, ठीक है? और एग्ज़ाम वाले दिन पे ज़्यादा पढ़ाई मत करो। मैंने एग्ज़ाम वाले दिन पे बुक भी नहीं खोली थी और मुझे लगता है कि करना भी नहीं चाहिए भई, इतना आपको टाइम मिला, आपने पढ़ाई कर ली। अभी वो 3-4 घंटे में बस अपने दिमाग को शांत रखो क्योंकि वही आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। दूसरी बात है एग्ज़ाम वाले दिन जब आप सुबह उठे हो आप प्रेयर करो, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लो, जिस भी चीज़ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो आप करो। मेडिटेट करना चाहते हो उससे आपको एनर्जी मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है, मेडिटेट करो। कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना पसंद है, मैं तो कहूँगी म्यूज़िक सुनो आप एग्ज़ाम वाले दिन पे, ठीक है? बस अपने आप को रिलैक्स रखो। तो यही सब चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? बस हमारी प्लानिंग और हमारी स्ट्रैटेजी, यही 2 चीज़ें होती हैं। तो ये अगर आप सब चीज़ें अच्छे से प्लान करके और अपने एग्ज़ाम को कैसे करना है वो सब चीज़ें प्लान करके करोगे, तो मैं बता रही हूँ आपको, मुझे ट्रस्ट है कि आप बहुत अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर पाओगे। और अगर आपका सच में ड्रीम है आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो अगर आप उस चीज़ पे मेहनत करोगे तो आप डेफ़िनेटली बन जाओगे, कितना भी कॉम्पिटिशन है वो मैटर नहीं करता है। और अभी तो हर साल में 2 बार नॉट-सेट हो रहा है। जब मैंने नॉट-सेट दिया था ना, तो तब ऐसा था कि बहुत सालों से वैकेंसीज़ ही नहीं आ रही थी, सेकंड ही नॉट-सेट था वो, ठीक है? तो बहुत सालों से वैकेंसीज़ कहीं पे भी थी नहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो बहुत सारे लोग थे जो बहुत सालों से बैठे हुए थे प्रिपेयर करते हुए, इतना कॉम्पिटिशन था। अभी कॉम्पिटिशन है, बल्कि मैं कहूँगी अब तो कॉम्पिटिशन कम हो गया है क्योंकि हर साल एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो बहुत सारे लोगों को उसमें अपॉर्च्युनिटी मिल जा रही है, तो हमारे टाइम पे तो अपॉर्च्युनिटी भी कम थी। लेकिन एक जो चीज़ थी वो थी मोटिवेशन, जिसने मुझे ड्राइव किया। और मैंने ये नहीं सोचा कि जब मैं जो एग्ज़ाम देने बैठती हूँ उसमें 1.5 लाख लोग या 1.25 लाख जितने भी लोग थे, इतने तो हो थे अप्रॉक्सिमेटली, उतने लोग मेरे साथ बैठ रहे हैं, उन्होंने भी प्रिपेयर किया है। मैंने अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट किया कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है, मेरी टेक्निक जो है वो सही है और मैं उसमें अपना 100% दूँगी। जब मैंने अपना इस तरह से सही प्लानिंग के साथ 100% दिया, तो मुझे रिज़ल्ट मिला। तो दोस्तों आपको भी वो मिल सकता है। तो दिस वाज़ ऑल अबाउट नॉट-सेट और मैं और भी वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। मैंने एम्स में काम किया 3 साल तक, उसके बाद मैंने यूके रिलोकेट किया क्योंकि कुछ और मेरा करियर पर्सपेक्टिव था उसकी वजह से, और उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों मूव ऑन किया। और अभी यहाँ पे मैं एनएचएस में काम कर रही हूँ, तो एनएचएस जो है उसमें क्या डिफ़रेंस है, एम्स में क्या डिफ़रेंस है। नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, अगर आप नर्सिंग में हो, आपका नॉलेज एनहांस करने के लिए, एज़ अ नर्सिंग प्रोफेशनल आपको और डेवलप करने के लिए। तो अगर आपको ये सब नॉलेज चाहिए और ऐसी आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी है तो लाइक दिस वीडियो। दिस वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। टेक केयर। बाय।